क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आज हम मेन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। व्हाट इज द कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिक्योरिटी की अप्रोचेस के बारे में हम देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के क्या प्रिंसिपल्स हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर डेटा क्या होता है, अक्सर क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करता है। तो क्या होता है कि जो उसकी सेफ्टी होती है, प्रोटेक्टेड फिजिकल सराउंडिंग, उसको छोड़ के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करता है। एक बार डेटा चला गया, एक कंप्यूटर से चला गया, तो बीच में कोई पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इनका बैड इंटेंशन है, वो आपके डेटा को मॉडिफाई या फोर्ज कर सकते हैं, चाहे तो मजे के लिए करें या उनके खुद के बेनिफिट के लिए करें। तो कंप्यूटर डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करता है, और उस ट्रैवलिंग के दौरान कोई पर्सन, इंट्रूडर, जैसे कि कोई घुसपैठिया है, वो उस डेटा में क्या कर सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है या फोर्जिंग कर सकता है। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, रीफॉर्मेट करती है और ट्रांसफॉर्म करती है अपने डेटा को, ताकि उसको सेफ बना देती है, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टोग्राफी, ये किस पर आधारित होती है, सीक्रेट कोड्स पे। ठीक है। मॉडर्न मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है, दैट प्रोटेक्ट्स अवर डेटा, जो जिसको काम में लेके हम अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी जेनरिक नेम है किसके लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ टूल्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड टू थ्वाट हैकर्स। कलेक्शन ऑफ टूल्स है, उनको क्यों डिजाइन किया गया है, प्रोटेक्ट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और हैकर्स को थ्वाट करने के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क में मीन्स क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन। जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स लगाने पड़ते हैं। और इंटरनेट सिक्योरिटी, ये क्या है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरनेट सिक्योरिटी में मेजर्स, ऐसे तरीके टू प्रोटेक्ट डेटा, डेटा को प्रोटेक्ट करने के ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स पे डेटा को उनके ट्रांसमिशन के दौरान प्रोटेक्ट करने के जो तरीके हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेट सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, शुरू के जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस थे, जब शुरू में कंप्यूटर आए थे तो उस टाइम जो एप्लीकेशंस थे वो उनको बहुत कम सिक्योरिटी की आवश्यकता थी या बिल्कुल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं थी। ये कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, जब तक डेटा की इंपॉर्टेंस लोगों द्वारा रियलाइज नहीं की गई। ठीक है। उस समय तक डेटा को इंपॉर्टेंट तो समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता कि उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन जब कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस डेवलप किए गए जो फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा को हैंडल करते हैं, तो सिक्योरिटी की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है। लोगों को यह रियलाइज हुआ, लोगों को यह अनुभव हुआ कि जो डेटा है कंप्यूटर्स पे, वो क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्र जो सिक्योरिटी के, उनको महत्ता मिलनी चालू हुई। ठीक है। कई ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि आजकल जितने भी बिजनेस और दूसरे टाइप के ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं या ऑनलाइन परचेज वगैरह, ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये इंटरनेट पे कंडक्ट हो रहे हैं।
ठीक है, काफी मात्रा में ये इंटरनेट पे सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने लगे हैं। अगर मान लो कोई इनएडुकेट या इम्प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा रखा है तो उसके कारण आपके पूरे बिजनेस पे उसका प्रभाव आ सकता है, बिजनेस डाउन हो सकता है, ठीक है, और लोगों की जिंदगी पे भी खतरे आ सकते हैं। और मतलब लोगों की जिंदगी के साथ मजाक किया जा सकता है। मजाक मतलब कि अगर किसी का पैसा है और सारा का सारा पैसा किसी हैकर द्वारा निकाल लिया गया तो एक प्रकार से मजाक हो गया उनके साथ, ठीक है। जो दो टिपिकल एग्जांपल है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के, जो जनरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो काम में लिए जा सकते हैं वो क्या है। एक तो ये है कि प्रोवाइड ए यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू एवरी यूजर एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू ऑथेंटिकेट ए यूजर। कोई भी नेटवर्क पे किसी हर यूजर को एक सेपरेट क्या दिया जाए, यूजर आईडी और उसका पासवर्ड दिया जाए, और यूजर उस आईडी और पासवर्ड को यूज करके ऑथेंटिकेट करे। दूसरा तरीका यह है कि डेटाबेस में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसे किसी तरीके से क्या कर दिया जाए, इनकोड कर दिया जाए, ताकि वो यूजर्स को विजिबल नहीं हो जिसको कि उसकी परमिशन नहीं है, उन यूजर्स को विजिबल नहीं हो जिसको कि उनकी परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी अप्रोचेस, ठीक है। सिक्योरिटी मॉडल्स जो होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, वो कई अप्रोचेस काम में ले सकता है सिक्योरिटी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहली अप्रोच होती है नो सिक्योरिटी। ये सिंपलेस्ट केस होता है कि कोई सिक्योरिटी अपने को लगानी ही नहीं है। दूसरी होती है अप्रोच सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी। इस मॉडल में क्या होता है, कोई सिस्टम सिक्योर है क्योंकि कोई उसके बारे में जानता नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस और कंटेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वो सिस्टम क्या है, सिक्योर है। लेकिन ये अप्रोच लंबे समय तक काम नहीं कर सकती क्योंकि कई तरीके होते हैं जिससे अटैकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर ही लेगा, ठीक है। तीसरी होती है आपकी होस्ट सिक्योरिटी। इस स्कीम में क्या किया जाता है कि हर होस्ट पे सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। ये बहुत ही सेफ अप्रोच है सिक्योरिटी की, लेकिन इसके साथ ट्रबल ये है कि ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं मतलब जैसे जैसे होस्ट बढ़ते जाएंगे तो उस पर सिक्योरिटी मैनेज करना क्या होगा, काफी मुश्किल काम हो जाता है। और फोर्थ आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। होस्ट सिक्योरिटी अपन ने देखा कि काफी टफ है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ते जाते हैं, ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते जाते हैं, उस पर होस्ट सिक्योरिटी लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कंप्यूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 कंप्यूटर, तो 2000 कंप्यूटर पे इंडिविजुअल पे होस्ट सिक्योरिटी लगाना काफी मुश्किल काम है। इसकी जगह नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या किया जाता है कि फोकस होता है कि नेटवर्क एक्सेस को वेरियस होस्ट और सर्विसेज के बीच में कंट्रोल किया जाए, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस जो होता है उस वेरियस होस्ट और सर्विसेज के बीच में उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रेदर देन इंडिविजुअल होस्ट सिक्योरिटी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जगह उसमें इस कॉन्सेप्ट को काम में लिया जाता है। ये बहुत ही इफिशिएंट और स्केलेबल मॉडल है। तो बेसिकली 4 सिक्योरिटी के आपके मॉडल्स मैंने आपको बताए, नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी, होस्ट सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी और उसका प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे अपन क्या सुनिश्चित कर सकते हैं, एडिक्वेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब कोई भी अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें 4 मेजर उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है, मनी एंड एफर्ट्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में कितना पैसा लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, ये किसमें आता है आपका अफोर्डेबिलिटी। दूसरा होता है फंक्शनलिटी, मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, कौन सा मैकेनिज्म प्रोवाइड करके आप सिक्योरिटी ले रहे हैं। तीसरा है कल्चरल इश्यूज, डज द पॉलिसी गेट वेल विद द पीपल एक्सपेक्टेशन, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके उसी दिशा में है क्या आपकी पॉलिसी, ठीक है। और चौथा है लीगलिटी, इसका मतलब जो आप सिक्योरिटी पॉलिसी लगा रहे हो दैट शुड फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक बार एक सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई आपकी, तो ये जो
ये पॉइंट्स हैं, ये आपको सुनिश्चित करने चाहिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिसी टू ऑल कंसर्न, सारे जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनको एक्सप्लेनेशन किया जाना चाहिए पॉलिसी का। आउटलाइन एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन किया जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज काम में लेनी चाहिए सारे कम्युनिकेशन में। अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जानी चाहिए सभी की। ये सब जो है इन पॉइंट्स को सुनिश्चित करना पड़ता है, तभी आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो सही ढंग से हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। मान लो कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब ए क्या है, एक चेक भेजना चाहता है 1000 रुपए का दूसरे व्यक्ति किसको, बी को। तो क्या करेगा, ए चेक को राइट करेगा, उसे फिर लिफाफे में रख देगा और उसको बी के पास भेज देगा। लेकिन इसमें कुछ बिंदु आते हैं। ए ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि बी के अलावा वो एनवेलप किसी और को नहीं मिले, और यदि किसी को मिल भी जाए उसको ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि डिटेल्स क्या है चेक की। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। दूसरा है ए और बी दोनों ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि चेक के कंटेंट्स के साथ कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करे, जैसे कोई इसका अमाउंट चेंज नहीं कर दे, या डेट चेंज नहीं कर दे, या सिग्नेचर नहीं कर दे, या नेम ऑफ पे चेंज नहीं कर दे। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। बी ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि जो चेक है वो किसके पास से आया है, ए के पास से ही आया है, और किसी और व्यक्ति के पास से नहीं आया है जो ए बन के आपको भेज रहा है। ऐसा नहीं कि राम ने श्याम के पास भेजा तो शाम को ये कंफर्म होना चाहिए कि राम के पास से आया है, ऐसा नहीं कि किसी और तीसरे राजू नाम के व्यक्ति ने उसको भेज दिया। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिकेशन। और चौथा है, मान लो कि क्या होगा कि बी के पास चेक गया, बी ने उसे डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, ठीक है, उसके खाते में पैसा भी ट्रांसफर हो गया ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में, और बाद में इन्हें मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कोई चेक भेजा ही नहीं है। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिप्यूडिएशन। ठीक है। ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स होते हैं सिक्योरिटी के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिप्यूडिएशन। इसके अलावा 2 और प्रिंसिपल्स होते हैं, वो है एक तो एक्सेस कंट्रोल और एक होता है अवेलेबिलिटी। वो ये दोनों हालांकि किसी मैसेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम से ये रिलेटेड होते हैं। तो टोटल 6 हो गए अपने प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी। पहले पढ़ लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये स्पेसिफाई करता है कि केवल सेंडर तथा जो रिसीवर है वो ही किसी मैसेज के कंटेंट को एक्सेस करने में एबल होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी किसी मैसेज की कब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यदि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उस मैसेज को पढ़ने में समर्थ हो गया तो उस मैसेज की क्या होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है कि केवल सेंडर और द इंटेंडेड रिसीवर शुड बी एबल टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, and confidentiality gets compromised if an unauthorized person is able to access the message। अब मान लो कि क्या है कि एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल मैसेज है, वो ए द्वारा किसको भेजा गया है, बी, और उसको किसी तीसरे व्यक्ति सी ने बीच में ही पढ़ लिया बिना ए और बी की नॉलेज में आए, बिना उसकी परमिशन या उसके नॉलेज में आए बिना किसी दूसरे व्यक्ति सी ने पढ़ लिया। इस तरह का जो अटैक है ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्शन। उसने बीच में उसको क्या कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। तो इंटरसेप्शन कॉजेज लॉस ऑफ मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटरसेप्शन के कारण मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस्ट हो जाती है। दूसरा आता है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो किसमें मदद करता है, टू इस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की पहचान में। ठीक है, आइडेंटिटी की पहचान का प्रूफ है। ठीक है, जैसे आपकी आइडेंटिटी किसके द्वारा हो सकती है, आपका आधार कार्ड है, वो भी आपका क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी।
तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हेल्प एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि ओरिजिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या डॉक्यूमेंट के ओरिजिन को करेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के ओरिजिन को करेक्टली आइडेंटिफाइड किया गया है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लो कि एक यूजर सी है, वो क्या कर रहा है, यूजर ए बन गया। यूजर सी क्या हो गया, यूजर सी है वो क्या बन गया, यूजर ए बन गया और उसने फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी ए के अकाउंट से किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट में। ठीक है, बैंक ने क्या किया, ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में फंड को ए के अकाउंट से सी के अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर दिया। उसने ये क्या सोचा कि यूजर ए ने रिक्वेस्ट दी है फंड ट्रांसफर की। इस तरह का जो अटैक है ये क्या कहलाता है, फैब्रिकेशन। अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है तो उसकी एब्सेंस में क्या होगा, फैब्रिकेशन इज पॉसिबल। तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म किस लिए काम में आता है, टू हेल्प इस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या डॉक्यूमेंट का ओरिजिन जो है उसको करेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। ठीक है, इसमें एग्जांपल मैंने लिया कि कोई यूजर सी है, वो क्या बना है, यूजर ए बन गया है और उसने फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी है कि कुछ फंड है जो ए के अकाउंट से किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सी के अकाउंट में। ये इंस्ट्रक्शन किसको भेजे, बैंक बी को। बैंक क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा फंड को ए के अकाउंट से सी के अकाउंट में। वो ये सोचेगा कि यूजर ए ने रिक्वेस्ट भेजी है फंड ट्रांसफर की। इस तरह का अटैक को क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन। और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की एब्सेंस में फैब्रिकेशन पॉसिबल होता है। तीसरा आता है आपका प्रिंसिपल इंटीग्रिटी। मान लो किसी मैसेज है, उसके कंटेंट्स सेंडर ने उसे भेज दिए, सेंडर ने रिसीवर के पास भेजे और उसके कंटेंट्स चेंज हो गए बिफोर इट रीचेज टू डेस्टिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि मैसेज की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई, कि किसी कंटेंट्स के मैचेस चेंज हो गए जब सेंडर ने इसको भेज दिया, लेकिन रिसीवर के पास पहुंचने से पहले इसके कंटेंट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मैसेज की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई है। मान लो कि सपोज एक यूजर ए है, वो 1000 रुपए भेजना चाहता है यूजर बी को, लेकिन बीच में ही यूजर सी ने क्या किया, मैसेज को टेम्पर कर दिया जो यूजर ए द्वारा यूजर बी को भेजा जा रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, सी ने उसके कंटेंट्स को चेंज कर दिया और चेंज मैसेज को किसके पास भेज दिया, बी के पास भेज दिया। अब यूजर बी के पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि कंटेंट्स जो है मैसेज के वो चेंज कर दिए गए, यूजर ए से भेजने के बाद मैसेज के कंटेंट्स चेंज कर दिए गए। यूजर ए को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं कि इस तरह का कोई चेंज हुआ है। इस तरह का जो अटैक है ये क्या कहलाता है, मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन के कारण क्या होता है, मैसेज की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट अटैक आता है नॉन रिप्यूडिएशन। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि यूजर ने एक मैसेज को सेंड किया और बाद में उसे मना कर दिया कि मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा है। जैसे सपोज यूजर ए ने उसने की कुछ फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी बैंक बी को इंटरनेट के ऊपर। बैंक ने क्या किया, फंड ट्रांसफर कर दिया ए के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, लेकिन बाद में ये कहने लग गया कि उसने बैंक को कोई ऐसी फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, रिप्यूडिएट कर रहा है या डिनाई कर रहा है फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिप्यूडिएशन इस तरह की पॉसिबिलिटी को हटाता है कि किसी ने कोई काम कर लिया लेकिन बाद में वो उससे मना नहीं कर सके, इस तरह की पॉसिबिलिटी को हटाता है। नॉन रिप्यूडिएशन डज नॉट अलाउ द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू रिफ्यूट द क्लेम ऑफ नॉट सेंडिंग दैट मैसेज। नॉन रिप्यूडिएशन अलाउ नहीं करता है किसी मैसेज के सेंडर को कि बाद में वो मना कर दे कि उसने वो मैसेज भेजा था।
नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस कंट्रोल। जो प्रिंसिपल है एक्सेस कंट्रोल का, वो ये सुनिश्चित करता है कि कौन क्या एक्सेस करने में एबल हो। हु शुड बी एबल टू एक्सेस व्हाट, कौन क्या चीज एक्सेस करने में एबल है, इसकी डिटरमाइन कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। जैसे एक यूजर है, वो किसी डेटाबेस को केवल इसी की परमिशन दी गई है कि वो किसी डेटाबेस के रिकॉर्ड को केवल क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं कर सकता। लेकिन यूजर भी एक और है, उसको ये फैसिलिटी दी गई कि वो रीड भी कर सकता है और अब रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में अपडेट भी कर सकता है। ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को सेट किया जाता है और वो इसकी सुनिश्चितता का पालन करता है। एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफाइज एंड कंट्रोल्स व्हाट कैन एक्सेस व्हाट। ठीक है, हु कैन एक्सेस व्हाट, कौन क्या एक्सेस कर सकता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या आना चाहिए? हु कैन एक्सेस व्हाट। अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ये बताता है कि रिसोर्सेज है दैट शुड बी अवेलेबल टू ऑथोराइज पार्टीज एट ऑल टाइम्स। कि जो रिसोर्सेज है वो ऑथोराइज पार्टीज को हर समय उपलब्ध होने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए अपन क्या ले सकते हैं कि कोई इंटेंशनली किसी ने क्या किया, कोई अनऑथोराइज यूजर सी है, उसने क्या किया, एक ऑथोराइज यूजर ए है, वो किसको एक्सेस करना चाहता है? कांटेक्ट करना चाहता है किसी कंप्यूटर बी को, सर्वर कंप्यूटर बी को क्या करना चाहता है? एक्सेस करना चाहता है। लेकिन इंटेंशनल एक्शन ऑफ अनदर अनऑथराइज यूजर सी, ठीक है, वो ऑथराइज यूजर ए मे नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट टू सर्वर कंप्यूटर बी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल को डिफीट कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी को। और इस तरह का अटैक क्या कहलाता है? इंटरप्शन। बीच में इंटरप्ट कर दिया, बाधा डाल दी, तो इंटरप्शन पुट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन डेंजर। इंटरप्शन के कारण जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्स की, वो डेंजर में आ जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ये बताता है कि रिसोर्स शुड बी अवेलेबल टू ऑल द अथोराइज्ड पार्टीज एट ऑल टाइम्स। अथोराइज्ड पार्टीज को हर समय क्या मिलने चाहिए? रिसोर्सेस उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी अनऑथराइज इंटेंशनल एक्शन है, किसी अनऑथराइज यूजर सी के कारण, उसके कारण एक अथोराइज यूजर ए है, वो किसी सर्वर कंप्यूटर बी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी को भी डिफीट कर रहा है। और इस तरह का अटैक क्या कहलाता है? इंटरप्शन। और इंटरप्शन के कारण क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डेंजर में आ जाती है। ये अपने सारे चारों टॉपिक हो गए आज के। ओके, थैंक्स।